ओम ह्रीं नमो अरहंताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उज्जायाय। ओम ह्रीं नमो नोए सब्बसाहूणम्। ऐसो पंचणमोक्कारो शब्दपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेशे पढमं हवै मंगलम्। पढमं हवै मंगलम्। परम आराध्य, परम पावन, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का ये विशेष वेबिनार प्रारंभ करने जा रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हम एक विशेष टॉपिक, एक बहुत ही आकर्षक विषय पर हम आज जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। धूमपान हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक कैसे? सुनकर आश्चर्य लगता है सबको, धूमपान लाभदायक कैसे हो सकता है? लेकिन धूमपान और धूम्रपान, इसमें क्या अंतर है, पहले हम इसको समझेंगे, फिर हम जानेंगे भी धूमपान हमारे लिए कैसे लाभदायक हो सकता है। तो आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ हरियाणा से डॉक्टर योगेश जी जुड़े हुए हैं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का मंच संचालन करते हुए पहले डॉक्टर सुमिता मैडम को आमंत्रित करेंगे डॉक्टर साहब के परिचय के लिए, और उसके बाद डॉक्टर साहब को आमंत्रित करेंगे। अलका जी साखला। जय जिनेन्द्र, सबको गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी। एक गुड बार मॉर्निंग सर। यस, सुचिता जी ने ऑलरेडी हाथ ऊपर कर दिए हैं। सबको फ्रेश फ्रेश होना है। फ्रेश मॉर्निंग एंड वेरी गुड मॉर्निंग सबको। कैसे करेंगे आप लोग? चलिए एक बार सब लोगों को हाथ ऊपर करना है। ये आलस निकाल दो रविवार का और एकदम फ्रेश होके सुनने के लिए तैयार हो जाइए। नया विषय, नई बातें और हमें कुछ नया मिलने वाला है। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ उनका जिनके वीडियो ऑन है और चेहरे पे स्माइल है, और आमंत्रित करती हूँ उनको कि जिन्होंने वीडियो अभी तक ऑन नहीं किए। नाम शुरू में नहीं लूंगी, खुद ही कर दीजिए अपने वीडियो ऑन और आपके स्माइली फेस दिखाते हुए ये नए कार्यक्रम के लिए हम सब तैयार हो जाएंगे। प्रभा जी, डॉक्टर रंजन, डॉक्टर विनया, बहुत सारे डॉक्टर आज जमे। सबका स्वागत। पर सबके स्माइली फेस देखने के लिए हम बहुत उत्सुक होते हैं कि कौन कौन जुड़े हैं। डॉक्टर सब नए लोग हैं, तो मोस्ट वेलकम करते हुए मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगी। समय वेस्ट नहीं करना चाहूंगी, विषय बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है। और आप जानते हैं डॉक्टर सुमिता जी हमेशा कुछ नया ही सोचती है और नया देने के लिए तत्पर ही रहती है। तो हमें हमेशा ऐसा ही हर रविवार को वो कुछ नई चीज दे, इसी भाव के साथ मैं समय नहीं लेते हुए सबसे पहले तो जयेश भाई का मैं मुख्यतः हम कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं कि एक हमारे एमपीके में एक नया विषय आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम सबका स्वागत करते हुए बड़ी खुशी महसूस होती है, हमें बड़ा आनंद सा आता है
कि इतने अच्छे लोग हमसे जुड़ते हैं और सबको हम कुछ बांटते हैं। सबको ज्ञान बांटना एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इसमें हमारी कर्म भी कटते हैं और ज्ञान भी मिलता है। यस प्रसाद भैया, मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू। तो यू आर मोस्ट वेलकम। सुमिता जी, ऑलवेज आप तो हमारे लिए बहुत कुछ है, क्योंकि आपका ज्ञान, आपकी कार्य क्षमता और आपका समय बहुत इम्पोर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट समय में आज आपने इतना समय देके ये कार्यक्रम अरेंज किया, इसलिए मैं आपका भी मतलब आपका ही है एमपी के केंद्र, आप तो हमारे परिवार की है, परंतु नए प्रोग्राम के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ, स्वागत करती हूँ, सुस्वागतम। जो डॉक्टर जुड़े हैं हरियाणा से, तो चलिए उन नए नए लोगों का परिचय जानने में भी अच्छा लगता है, तो आपको नम्र निवेदन कि आप इनका परिचय करवा दें और कार्यक्रम की शुरुआत करें। सभी एक बार जोरदार वेलकम करेंगे सबको, जितने आए हैं उनको मोस्ट वेलकम, सबको हाथ ऊपर। यस, ओम आराम, ओम आपका आराम। वेलकम, सुमिता जी आपका वेलकम, मोस्ट वेलकम। यस, यू आर मोस्ट वेलकम, सुस्वागतम, सुस्वागतम एंड सुस्वागतम। यस, सभी को गुड मॉर्निंग। थैंक यू अलका जी, आप हमारे लिए हमेशा ही एनर्जी फोर्स रहे हैं। आप दोनों ही बहुत समय देते हैं एमपी के फिटनेस के लिए। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर योगेश जी जाखड़, जो हरियाणा से है, और इन्हें मैं करीब करीब 6 साल से जानती हूँ। बहुत ही मेरिटोरियस, हार्ड वर्किंग और सिंसियर डॉक्टर है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है, इनका जो एमडी का विषय है वो ही धूमपान पर है। तो इन्होंने 3 साल उस पर रिसर्च किया है। अपने नागपुर से ही इन्होंने इस रिसर्च को पूर्णत्व दिया है। सर बीएमएस एमडी है, कम्युनिटी मेडिसिन इन आयुर्वेद, स्वस्थ वृत्त और योग। साथ ही ये कभी भी है ना, हमेशा इनको पढ़ने में बहुत रुचि होती है। अभी भी ये बेंगलोर से एस व्यासा स्वामी विवेकानंद योग एंड साइंस का एडवांस रिसर्च सेंटर है, वहां से ये एमएससी योग कर रहे हैं। और फिलहाल ये हरियाणा में श्री गुरु तेग बहादुर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है इसी विषय में, जो स्वस्थ वृत्त और योग है। इन्होंने इतने कम उम्र में 11 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, क्योंकि ये हमेशा ही पढ़ना और पब्लिकेशन और रिसर्च में रुचि रखते हैं। तो इतने कम उम्र में ही इन्होंने इतने रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए हैं, जबकि इनका टीचिंग एक्सपीरियंस केवल 3 साल का है। पर ऐसे ही हमें होनहार और सिंसियर डॉक्टर्स को आगे लाना है, जिन्होंने एक इनोवेटिव विषय पे काम किया, धूमपान। और इनकी शुरू से ही इच्छा थी कि मुझे ये जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो इन्होंने वहां देखा कि बहुत सारे यंगस्टर्स स्मोकिंग करने लगते हैं कम उम्र से ही। तो इनका शुरू से ही ये विषय था। हमारे डिपार्टमेंट में इन्होंने रिसर्च किया है कि ये बोलते थे कि मुझे जो भी कुछ करना है व्यसन मुक्ति पे करना है। तो इनकी यही इच्छा देखते हुए इन्होंने ऐसा विषय चुना कि मैं धूमपान को इस तरीके से प्रेजेंट करूंगा कि इसके जो हमें आरोग्यदायी फायदे हैं वो मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो आज इन्हीं के मुंह से हम सुनेंगे कि इनका काम क्या था और इन्होंने इस पे किस तरीके से आगे इस काम को बढ़ाया। तो थैंक यू वेरी मच योगेश जी, आपने अपना समय देकर हमको इस विषय के लिए मार्गदर्शन के लिए आज आप उपस्थित हुए, तो वेलकम आपको। थैंक यू। धन्यवाद मैम। ओम आराम। धन्यवाद मैम के और बाकी मेरे टीचर्स थे, उनके मार्गदर्शन में ही मैं इस काम को कर पाया, क्योंकि अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं शायद इसको कर भी नहीं पाता, क्योंकि इसमें जैसे बहुत सारा इसको फॉलोअप लेना, पेशेंट को लाना, ये बड़ा मुश्किल है। व्यसन मुक्ति के लिए लोगों को उसको प्रमोट करना, उनको कन्विंस करना, ये बहुत मुश्किल है। तो आप लोगों का सहयोग था, आशीर्वाद था, इसलिए मैं कर पाया। सबसे पहले मैं एमपी के फिटनेस क्लासेज व कल्याणम योग केंद्र की संपूर्ण टीम व आज के समन्वयक श्रीमान आनंदमल सेतिया जी व श्री अलका जी व आज के होस्ट डॉक्टर सुमिता जोगड़ मैम का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे आज आपके सम्मुख अपने विचार साझा करने का ये अवसर प्रदान किया। और इस मंच से जुड़े बाकी मैं सभी श्रोता जो
आयुर्वेद प्रेमी है, जिज्ञासु है, उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। तो मैं आज के विषय की ओर आगे बढ़ता हूँ। आज का हमारा विषय है कि धूमपान स्वास्थ्य के लिए उपयोगी कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि धूमपान और धूम्रपान में अंतर क्या है, क्योंकि हमको ये एक जैसी चीज लगती है मगर ये एक जैसी चीज नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। अगर हम इन दोनों के बीच में अंतर देखें तो सबसे पहली जो बात है, जो धूमपान है, धूमपान एक दिनचर्या का अंग बताया है आयुर्वेद में। तो आयुर्वेद में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है कि आपको कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसमें पूरा डिटेल्ड उसका उल्लेख किया गया है। मगर धूम्रपान का कोई शास्त्रों में उल्लेख तो नहीं मिलता, मगर मेक्सिको, नॉर्थ अमेरिका से ये धूम्रपान की जो परंपरा है वहां से शुरू हुई थी। और इसका जो फर्स्ट पेटेंटेड जो सिगरेट मार्केट में आया था तो करीब 1847 में ये आया था। मगर जो दिनचर्या में हमारा धूमपान है ये तो बहुत लंबे अरसे से ये चला आ रहा है। तो दूसरा इसमें देखिए कि जो धूमपान है, जो आयुर्वेदिक धूमपान है, वो आपको कोई एडिक्शन नहीं करता है, क्योंकि जितने भी इसमें हर्ब्स हैं वो आपको किसी भी प्रकार का एडिक्शन के लिए प्रमोट नहीं करते हैं, उसकी आपको बार बार ऐसी लालसा या इच्छा नहीं होती है। मगर जैसा हम सब जानते हैं कि धूम्रपान में तंबाकू का प्रयोग होता है जिसमें निकोटीन होता है, और निकोटीन का के ऊपर कुछ अगर आप लगातार उसको यूज करोगे तो उसका डिपेंडेंस होता है, और फिर आप उसको छोड़ोगे तो उसमें काफी परेशानी होती है, विड्रॉल सिम्टम काफी देखने को मिलते हैं। धूमपान में जो द्रव्य होते हैं उसमें हम आगे डिटेल में भी देखेंगे कि धूमपान में जैसे चंदन है, नाग केसर है, हिबेर है, काफी प्लांट्स की छाल का इसमें प्रयोग किया गया है। तो इसमें काफी द्रव्य हैं जिनका इसमें प्रयोग किया जाता है। सारे हर्बल प्रोडक्ट्स है, इसमें सारे हर्ब्स हैं, इसमें सॉरी हर्ब्स है, इसमें और किसी चीज का प्रयोग नहीं किया गया है। जबकि धूम्रपान में तंबाकू का प्रयोग किया जाता है। धूमपान हमारे शरीर के लिए बहुत बेनिफिशियल है, और उसके हमारे शरीर के प्रिवेंटिव और क्योरेटिव, मतलब हमको स्वस्थ रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई विकार हो गया है तो कुछ विकार हम आगे देखेंगे कि किस किस में इसको इंडिकेटेड बताया गया है, कहाँ कहाँ आप इसको व्याधि के निवारण के लिए इसको ले सकते हैं। दिनचर्या, आयुर्वेद में दिनचर्या का विस्तार से वर्णन है, सभी ग्रंथों में वर्णन है कि दिनचर्या का मतलब क्या। दिनचर्या का मतलब आपको सुबह उठने से लेकर शाम तक आपको क्या करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए उसका डिटेल में बताया गया है। बिल्कुल। उसके अलावा आयुर्वेद में दिनचर्या के अलावा साइकिलचर्या कि इवनिंग टाइम में आपको क्या कैसा बिहेव करना चाहिए, क्या आइडियल है, कैसे करना चाहिए, या फिर रात्रिचर्या, रात को आपको कैसा करना चाहिए, ऋतुचर्या, ऋतु को अकॉर्डिंग आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसका काफी डिटेल में वर्णन है। तो यहाँ पे हम दिनचर्या के एक प्रोसीजर की बात, एक धूमपान के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो हम थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं कि जो दिनचर्या में क्या क्या उसमें अंग है, कहाँ से उसकी शुरुआत होती है। तो सबसे पहले है ब्रह्म मुहूर्त जागरण। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो रात्रि का अंतिम याम या सूर्योदय से करीब 1 घंटा 24 मिनट पहले का जो एक समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त जागरण का समय होता है। कि उस ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उसके काफी बेनिफिट्स होते हैं। एयर बिल्कुल प्योर होती है, आप उसमें कोई भी साधना कर सकते हैं, तो बिल्कुल योग करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त समय है वो। उसके बाद आता है उषापान। उषापान है, आप ब्रह्म मुहूर्त जागरण किया, जागरण करने के बाद आपको पानी का सेवन करना है, और उसकी क्वांटिटी भी मेंशन की गई है कि आपको कितना पानी उसमें पीना, 8% उसकी मात्रा बताई है। उसके बाद मल उत्सर्ग मतलब शौच आदि क्रिया का करना। उसके बाद दातुन और जीवार निर्लेखन। ब्रश का तो ट्रेंड बहुत बाद में ये चला है, पहले और आज भी कुछ लोग इसको फॉलो करते हैं। तो अलग अलग रस के अनुसार श्रेष्ठ दातुन के बारे में बताया गया है कि कौन से वृक्ष की दातुन कौन से रस में श्रेष्ठ है वो आपको प्रयोग करनी चाहिए, और किसको करनी है किसको नहीं करनी वो भी पूरा डिटेल में बताया गया है। उसके बाद जीवा निर्लेखन। तो जीवा निर्लेखन के लिए हम सोने की, चांदी की या तांबे की या लकड़ी की, हम उसका लकड़ी का इसमें प्रयोग कर सकते हैं, उससे बनी जिब्भी का हम जीवा निर्लेखनी का हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद मुख प्रक्षालन मतलब मुंह को धोना है। उसके बाद अंजन क्रिया, इसको आम भाषा में हम सूरमा की तरह समझ सकते हैं। अंजन के भी काफी टाइप बताए हैं आयुर्वेद में, तो सूरमा लगाना।
उसके बाद है नस्य। नस्य के भी काफी टाइप है, मगर एक नस्य ऐसा है जिसको आप प्रतिदिन प्रयोग में ला सकते हैं, जिसका नाम है प्रतिमर्श नस्य, जिसमें आप 2-2 बूंद आप तेल की आप अनुतेल की आप यूज कर सकते हो। तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव आपकी हेल्थ के लिए रहेगा। उसके बाद है कवल और गंडूश। कवल का मतलब कुल्ला करना और गंडूश का मतलब किसी चीज को मुख में धारण करना। अलग अलग द्रव्य से बताया गया है, अलग अलग उसके इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। कवल गंडूश में क्या होता है, कवल गंडूश जब आप करते हो तो उसमें म्यूकस सिक्रेशन बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद देखो आचार्य ने उसका जो क्रम रखा है वो रखा है, कवल गंडूश के बाद धूमपान को रखा है, क्योंकि जो धूमपान होगा वो म्यूकस की सिक्रेशन का या तो शोषण करेगा या उसको बाहर निकाल देगा। वो डिपेंड करता है कौन से टाइप का धूमपान उसमें प्रयोग कर रहे हैं। तो इसलिए आचार्यों ने कवल गंडूश के बाद धूमपान को सीक्वेंस में रखा है। उसके बाद जैसे धूमपान करते तो धूमपान करने के बाद मुख का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो उसमें फिर तांबुल का सेवन बताया गया है। उसके बाद अभ्यंग तेल की मालिश करना, व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, उद्वर्तन उबटन करना, उसके बाद स्नान, अनुलेपन, मतलब जैसी ऋतु है उसके अनुसार द्रव्यों का लेप करना। अगर जैसे ठंडी है तो उस टाइम पे उष्ण जो वीर्य वाली जो औषधियां हैं उनका लेप करना। जब ग्रीष्म ऋतु है तो चंदन जैसे शीतल द्रव्यों का आप लेप कर सकते हैं। और वस्त्र धारण। तो ये दिनचर्या के कुछ चीजें बताई गई हैं कि किस सीक्वेंस में आपको दिनचर्या का पालन करना चाहिए। तो अभी हम धूमपान के बारे में हम डिटेल में अब देखेंगे। तो धूमपान, अगर हम बात करें कि वेद जो हमसे सबसे पुराने, तो हम वहां से बात करते हैं कि धूमपान का वर्णन इसमें कहाँ आया है। तो जो वेद है हमारे, वैदिक काल है, उपनिषद काल है, पुराण है। तो वेद, उपनिषद और पुराणों में इसके बारे में कोई वर्णन नहीं आया है। उसके बाद संहिताओं में इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। जब भगवान आत्रेय ने अपने अग्निवेश आदि जो शिष्यों को ज्ञान दिया था तो उन्हीं ने आगे चल के संहिताएं लिखी हैं। तो उन संहिताओं में इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। अगर आप धूमपान को रेफर करना चाहते हैं तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, शारंदर संहिता, इनसे रेफर आप कर सकते हैं। धूमपान, धूम मतलब क्या, मतलब वेपर, पान मतलब उसको इनहेल करना, उसका पान करना। तो वेपर को इनहेल करना ये है धूमपान। ये एक डेली प्रैक्टिस रेजिम है, मतलब आप इसको नित्य प्रयोग कर सकते हैं। और ये हेल्दी और सिक पर्सन दोनों के लिए ये बताया गया है। इसके आगे हम टाइप देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि जो हेल्दी पर्सन है वो उसको कौन सा करना चाहिए, जिसको प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है तो उसको कौन सा करना चाहिए। आपने दोष के बारे में थोड़ा बहुत मोटा तौर पे सुना होगा कि आयुर्वेद का जो आधार है वो 3 दोष हैं, वात, पित्त, कफ। तो जहां पे शरीर में वात बड़ा होता है और कफ बड़ा होता है तो वहां पे धूमपान काफी अच्छा काम करता है। तो जैसे कि हम इसमें जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेथड है वो नोज और माउथ है, यहां से हम उसको लेते हैं। तो ये ऊर्ध्व जत्रुगत रोग, मतलब कि जो क्लेविकल है, हमारा शोल्डर रीजन है, इससे ऊपर के जितने भी हमारे अंग हैं उसमें ये काफी अच्छा काम करता है। तो ये ऊर्ध्व जत्रुगत का मतलब है यहाँ पे कि जो हमारे शोल्डर रीजन है, ऊपर, उसके ऊपर जितने भी हमारे ऑर्गन आते हैं, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन है, हमारा हेड है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। तो वहां पे अगर वात और कफ से संबंधित कोई तकलीफ होगी तो वहां पे ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो वात से संबंधित जैसे कैसे किसी भी प्रकार का पेन होना, तो पेन को आप कोरिलेट कर सकते हो कि वो वात डोमिनेटिंग है, वात से रिलेटेड कुछ है। कफ का आपको कैसे पता चलेगा कि अगर म्यूकस सिक्रेशन ज्यादा हो रही है, गले में म्यूकस सिक्रेशन हो रही है, नेजल म्यूकस सिक्रेशन ज्यादा हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कफ दोष बढ़ा हुआ है, या सिर में भारीपन आपको लग रहा है तो उसमें कफ दोष ज्यादा है। तो वात और कफ जब डोमिनेट करता है तो वहां पे धूमपान इंडिकेटेड है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो पित्त दोष होता है, पित्त को आप समझ सकते हैं कि
वैसे हमारी बॉडी में पित्त के बहुत काम, जो पाचन आदि क्रिया होती है उसमें पित्त का बहुत योगदान होता है। तो पित्त से आप समझ सकते हैं कि जिसको दाह ज्यादा रहती है, जिसको थोड़ा सा भी बाहर गर्मियों में बाहर निकलने से बॉडी पे चकते रैशेज आना शुरू हो जाते हैं, मतलब हीट उनको टॉलरेट नहीं होती। तो ऐसे लोग जिनकी पित्तज प्रकृति है, तो उन लोगों को ये थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए, या जिनको पित्तज विकार है, बॉडी में पित्तज डोमिनेटिंग सिम्टम है, तो उसको ये नहीं करना चाहिए। पित्तज वाले को नहीं करना, उसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और ग्रीष्म ऋतु जैसे गर्मी का काल है, तो उस टाइम पे भी या तो करना नहीं है, करना है तो ध्यान से करना है या कम डोज में करना है, क्योंकि ये उष्ण होता है, तो इसलिए ये नुकसान भी कर सकता है उस समय पे गर्मी की ऋतु में। और किसी की पित्तज प्रकृति है तो उसके लिए, वात और कफ के लिए, बाकी सभी मौसम के लिए बहुत अच्छा है। इसका प्रयोजन क्या है, इसका क्या उद्देश्य है? तो प्रयोजन इसका ये प्रिवेंटिव और क्योरेटिव दोनों पर्पस के लिए है। आपको हेल्दी रखने के लिए आयुर्वेद का भी यही प्रयोजन है। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, और जो आतुर है, जो बीमार है, उसके स्वास्थ्य का हमको ठीक करना है, उसको उसके रोग का निवारण करना है। ऐसा कोई साइंस नहीं कहती है कि जो ठीक है उसको ठीक रखो। सभी का जो फोकस है कि आपको उसको बीमारी को ठीक करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ धूमपान। धूमपान के कितने टाइप बताए हैं, कितने तरीके के धूमपान हैं? तो उसमें 6 तरीके के धूमपान हैं: प्रायोगिक, स्नेहिक, वैरेचनिक, कासाघ्न, वामनीय और व्रणधूपन। तो इसमें मैंने अंगुल प्रमाण यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे हैं, इसका मैं मीनिंग थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताऊंगा। तो प्रायोगिक को आप समझ सकते हो कि ये हेल्दी पर्सन के लिए है और इसको डेली यूज किया जा सकता है। तो प्रायोगिक आप डेली यूज कर सकते हैं, तो जो हेल्दी पर्सन है उनके लिए बिल्कुल सही है। बाकी जो धूमपान के टाइप बताए हैं, तो वो थेरापेटिक है, मतलब किसी को जैसी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से वो वैद्य डिसाइड करेगा कि उसको इसमें कौन सा धूमपान देना है। तो स्नेहिक जो धूमपान होता है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा ऑयली या मधुर वर्ग के द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, और ये सूदिंग के लिए होता है। ये गले जब आप लोगे तो इसमें काफी रिलीफ मिलता है, काफी थोड़ा अच्छा लगता है इसमें। और प्रायोगिक स्नेहिक में ये चीज कॉमन है कि ये आपके लिए मतलब तीखा नहीं होगा बिल्कुल भी, इसको आप आराम से ले सकते हो। उसके बाद है वैरेचनिक। तो वैरेचनिक जो होता है उसका काम है कि जो स्पूटम की सिक्रेशन है उसको बाहर निकालना, उसको बढ़ा के उसको शरीर से बाहर निकालना, या जहां पे है उसका शोषण करना। तो वैरेचनिक नाम से भी थोड़ा समझ रहा है, ये थोड़ा तीखा टाइप का होता है। उसके बाद है कासाघ्न, मतलब जो कफ रिलीव करता है, स्पेशल कफ जिनको होता है, तो उसमें कासाघ्न टाइप का धूमपान दे सकते हैं। वामनीय मतलब वोमिटिंग को प्रोड्यूस करवाना, उल्टी करवाना। कुछ कुछ डिसीज में इंडिकेटेड है कि वहां पे आपको वोमिटिंग कराना होगा। ये एक पंचकर्मा प्रोसीजर है, वमन विरेचन आपने सुना हो। तो काफी डिसीज में जहां पे कफ डोमिनेट करता है बॉडी में, कफ का प्रकोप होता है, हैवीनेस होती है बॉडी में, तो वहां पे इसका वहां पे वमन करवाया जाता है। तो ये वामनीय धूमपान है, इसमें धूम से वोमिटिंग करवाई जाती है। उसके बाद है व्रण धूपन। व्रण धूपन का मतलब व्रण मीन्स वुंड, कोई घाव, उसका धूपन करना, उसको फ्यूमिगेट करना। तो ये पहले तो काफी होता था, वर्ण जो होते थे, वुंड जो होते थे, उनको फ्यूमिगेट किया जाता था। तो मैं देखो, हमने धूमपान के बारे में देखा कि धूमपान आयुर्वेद में है क्या है। धूम्रपान हम समझते हैं, जो स्मोकिंग लोग करते हैं वो धूम्रपान है। एक वर्ड होता है धूपन। आयुर्वेद में भी इसका काफी डिटेल में, काश्यप में तो काफी तरह के धूप बताए हैं जो कि काफी रोगों के निवारण के लिए बहुत अच्छे हैं। तो धूपन कर्म को आप समझ सकते हो कि जो घर में हम हवन क्रिया करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का धूपन है। काफी अच्छा उसका एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट होता है, वो वातावरण बिल्कुल प्यूरिफाई हो जाता है। अगर आध्यात्मिक तौर पर बात करें तो नेगेटिव एनर्जी है वो भी दूर चली जाती है। तो धूपन का हम वहां पे प्रयोग करते हैं। अब इसके 2 कंपोनेंट है। अगर धूमपान करने के लिए अब हमको क्या क्या चाहिएगा, तो धूमपान करने के लिए एक तो हमको धूमवर्ती चाहिएगी, और दूसरा हमको चाहिए धूम नेत्र। मतलब एक तो औषधि है, और दूसरा हमको किसमें रख के लेना है। जो रख के लेने वाली चीज है उसको बोलते हैं धूम नेत्र। तो पिछली स्लाइड पे जो मैंने आपको
ये अंगुल प्रमाण यहाँ पे लिखा है। अंगुल अगर देखा जाए तो इस तरीके से 4 अंगुल, ये 4 अंगुल मिला के 8 अंगुल, ये 12। आयुर्वेद में जो लेंथ को मेजर करने का तरीका बताया है तो काफी जगह अंगुल प्रमाण में बताया है। तो 40 अंगुल का मतलब 4 4 8 इस तरीके से उसको मेजर करना, ये है 40 अंगुल। तो यहाँ पे अंगुल का ये महत्व है, यहाँ पे इसकी जो लेंथ है, अंगुल का मतलब लेंथ बताई गई है सबकी, तो उसका महत्व ये है कि आपको कौन सी औषधि को किस तरीके से डिलीवर करना है। आप यहाँ पे वेरेचनिक देखिए ऊपर तीनों में, तो वेरेचनिक का जो अंगुल प्रमाण है वो कम है। मैंने बताया था वेरेचनिक तीखा होता है, तो इसीलिए जब औषधि को ज्यादा कंसंट्रेशन में पेशेंट के बॉडी के अंदर एंटर कराना है, इट मींस उसका अंगुल प्रमाण, उसका लेंथ को छोटा कर दो। जो वहां से फ्यूम निकलेंगे उनको कम से कम ट्रेवल करना पड़े, ठीक है। और प्रायोगिक में क्या होता है, उसको ज्यादा ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको किस तरह का देना है, हल्का देना है, मध्यम देना है, तीखा देना है, उसी हिसाब से उसका लेंथ है कि मुंह से कितनी दूरी पे वो होगा। तो ये धूम नेत्र की यहाँ पे अंगुल प्रमाण की इंपॉर्टेंस है। ये कुछ कंटेंट है, इसके लिए आप संहिताएं रेफर कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। और जो मैंने अपने रिसर्च में, मैं आखिरी में उसके बारे में थोड़ा बात करूंगा, जो मैंने अपने रिसर्च में रेफर किया था वो मैंने चरक संहिता में जो प्रायोगिक धूम्रपान है, करीब उसमें 32 कंटेंट हैं, जिसमें से करीब 27-28 कंटेंट मार्केट में अवेलेबल थे। उनसे मैंने एक मॉडिफाइड एक सिगरेट मैंने बनाया था और उसको मैंने पेशेंट को दिया था। तो ये प्रायोगिक धूम्रपान है। तो प्रायोगिक धूम्रपान में जैसे हरेणु है, प्रियंगु है, नागकेसर, हिबेर, उशीर, इलायची, मुलेठी, गुग्गुल, नेग्रोद, दालचीनी, पीपल का पेड़ है, प्लक्ष है, कमल है, सर्जरस है, चंदन है, नागरमुथा है। तो ये सारे द्रव्य है, मैंने सारे यहाँ पे मेंशन भी नहीं किए हैं। अगर आपको शास्त्रोक्त धूमवर्ती निर्माण करना है तो आप उसके लिए डायरेक्ट संहिताएं रेफर कर सकते हैं। चरक संहिता का आप रेफरेंस ले सकते हैं, सुश्रुत का ले सकते हैं, जो आपको सही लगे। उसके बाद है स्नेहिक धूम्रपान। तो स्नेहिक धूम्रपान में जैसे इसमें ऑयल कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, जो औषधियां होती हैं थोड़ा मधुर वर्ग की होती है, तो उसमें जीवनीय गण आता है, उसमें 10 औषधियां हैं, तो उनका यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है वेरेचनिक, जो थोड़ा सा तीखा होगा, जिसका धूम थोड़ा सा तीखा होगा, तो वो है अपराजिता है, ज्योतिषमती है, मनशिला, हरताल है। इसमें 2 द्रव्य के बारे में बताया गया है कि उसको यहाँ पे प्रयोग नहीं करना, अदरवाइज उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, रिलीफ होने की बजाय काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है वो। तो उसमें कुष्ठ और तगर, ऐसे 2 प्लांट बताए हैं कि उनका यहाँ पे वेरेचनिक में प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद है कासघ्न। कास मतलब कफ को रिलीव करना, कफ को रिलीव करने के लिए अलग से कुछ हर्ब्स की जो कैटेगरी है वो यहाँ पे आती है। तो उसमें बृहति का प्रयोग कर सकते हैं, कंटकारी है, त्रिकटु है, हींग है, कासमर्द है, इन सब प्लांट्स का यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। वामनीय में क्या है कि जो एनिमल से जो डिराइव्ड चीजें हैं, मतलब उनका दूध दही वगैरह नहीं, उनसे मतलब उनका जो मांस हो गया, या फिर उनके खुर हो गए, उनके या फिर उनके सींग हो गए जो निकले हुए हैं, तो उन सब चीजों को इकट्ठा करके, जैसे ड्राइड फिश है, उन सब चीजों से धूम लेना, तो वो वामनीय धूम के अंडर आता है। तो वामनीय धूमपान में इन्हीं चीजों का प्रयोग किया जाता है। नीम का हमने बहुत कॉमन सुना है, व्रण धूपन के लिए हम आज भी कभी अपने घरों में कहीं नीम के पत्तों से धूपन कर देते हैं। तो व्रण धूपन के लिए नीम और वचा का प्रयोग किया जाता है। तो हमने इसमें यहाँ पे 6 तरीके के धूमपान देखे। उन धूमपान को हम कौन कौन से द्रव्य का हम प्रयोग कर सकते हैं वो हमने देखा। तो ये यहाँ पे जो धूमपान है, तो उसमें हम प्रायोगिक धूमपान के बारे में हम आगे ज्यादा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि बाकी जो हैं वो किसी वैद्य की देखरेख में ही लेना चाहिए। और मैं कहूंगा कि जो प्रायोगिक धूमपान है उसके लिए भी पहले किसी वैद्य से आप परामर्श करें, उसके पास जाएं, उसके सुपरविजन में 1-2 बार आप लें, उसके बाद आप घर में लेना शुरू कर सकते हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई उसमें समस्या ना आए। उसके बाद देखिए
धूमवर्ती का ट्रेडिशनल प्रिपरेशन क्या है, मतलब शास्त्र क्या कहते हैं, कैसे आपको धूमवर्ती का निर्माण करना चाहिए। तो सरकंडा हमने देखा या सुना होगा पहले कभी। तो एक सरकंडा होता है, एक लकड़ी ही होती है, तो वो करीब उसको 12 अंगुल प्रमाण में ऐसे उसको मेजर करके 12 अंगुल प्रमाण में उसको लेना है। और अगर वो नहीं मिलता तो आज के टाइम पे उसके और भी अल्टरनेटिव है, हमको सिलाई ले सकते हैं, किसी और चीज से भी उसको हम बना सकते हैं। तो 12 अंगुल प्रमाण का हमको सरकंडा लेना है। उसके बाद हमको 9 अंगुल, मतलब 1.5 अंगुल आप छोड़ दीजिए साइड में, 9 अंगुल के हिस्से में हमको लेप करना। लेप किसका करना है, जिस तरह की औषधियां जो हमने आगे देखे हैं डिटेल में, 6 तरह के धूमपान, आपको कौन से तरह के धूमपान के लिए वर्ती तैयार करनी है, उन ड्रग्स को आप इकट्ठा करेंगे। उसको आप घृत के साथ जो जो उसके साथ चीजें बताई हैं उसके साथ आप मिक्स करके वहां पे आप उसको उसका लेप करेंगे। तो ऐसी आपको 5 कोटिंग करनी है। एक कोटिंग की आपने उसको छांव में सुखा दिया, उसको धूप में नहीं रखना है। उसके बाद आपने दूसरी कोटिंग की, इसी तरीके से उसकी 5 कोटिंग करनी है। और 5 कोटिंग करने के बाद उसका प्रमाण कितना हो जाना चाहिए, कितनी उसकी मोटाई हो जानी चाहिए, तो वो आपके अंगुष्ठ प्रमाण बताया कि अंगूठे की जितनी मोटाई है, खुद का सबका अपना अपना मान रहेगा उसमें, तो अपने अंगूठे की जो है उसके अनुसार उतनी वो मोटी होनी चाहिए। अब उसके बाद बात है कि उसकी शेप कैसी होनी चाहिए। तो जो आपने देखा है, तो जो होता है वो बीच में से मोटा होता है और दोनों किनारों से वो पतला होता है, टेपरिंग होता है। इसी तरीके से वर्ती का आपको निर्माण करना है, बीच में से मोटा रखना है और किनारों से उसको पतला रखना है, ताकि उसको आगे से जलाने में आसानी हो। और जो उसका दूसरा हिस्सा है जो हमने धूम नेत्र अभी देखा था, उसमें उसको आराम से फिट कर सकें और उसको हम आसानी से ले सकें। ये तो हमने देखा कि जो ट्रेडिशनल तरीका है धूमवर्ती को तैयार करने का, कि हम कैसे तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा अब अगर हम मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, हम उसमें से कोई मतलब नहीं तो उसको तैयार कर पाते हैं, सबसे अच्छा तो है कि आप शास्त्रोक्त विधि से तैयार कीजिए। आपके पास समय का अभाव है या कोई भी कारण है, तो जैसे एक निर्दोष की एक धूमपान की एक ये डंडी आती है, ये एक हर्बल सिगरेट आती है, तो इसको भी उसके तौर पे यूज किया जा सकता है। मगर मैं बताऊं, इसमें सभी औषधियों का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें शायद 5 से 6 इसमें जो द्रव्य हैं उनका प्रयोग इसमें किया गया है। बाकी जो रियल में है वो काफी कंटेंट है उसमें। तो अगर आप कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, आपके पास अगर धूम नेत्र नहीं है तो आप एक वर्ती तैयार कीजिए। वर्ती को तैयार करने के बाद आप सेकंड पिक्चर में देख रहे हो, थोड़ा दूरी से आप उसको धूम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, धूमवर्ती का एक बनाने का जो आजकल ट्रेडिशनल अभी जो अब जो चलन चल रहा है, अभी जो थोड़ा सा ट्रेंड चल रहा है, वो ये है कि आप एक कॉटन का एक गोज लीजिए। उसमें ये कुछ मैंने यहाँ पे ड्रग्स के नाम दिए हैं, उसमें सभी ड्रग यूज नहीं करते हैं। सभी जो क्लिनिक है वो अपने हिसाब से उन्होंने कस्टमाइज कर रखा है कि हमको कौन कौन से जो द्रव्य हैं उसका हमको प्रयोग करना है, तो वो अपने हिसाब से द्रव्य लेते हैं। उसमें जो बेस रहता है वो घी रहता है, ठीक है। तो उस घी के साथ उसको मिक्स करके उसको उसके ऊपर लेप किया जाता है, उसको फोल्ड किया जाता है और फोल्ड करने के बाद उसको धागे से उसको टाइट बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद अगला हिस्सा उसका जला के, और उस तरीके से भी आप इसमें उसको ले सकते हैं। फिर ये मैंने एक वीडियो से एक स्क्रीनशॉट लिया है। तो ये एक हुक्के का कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे हमको दिख रहा है। एक हाथ में इन्होंने एक धूमवर्ती ली है और उसमें एक आईवी जो सेट होता है, जो आईवी लाइन लगती है हॉस्पिटल में, आपने देखा होगा, तो उसी के 2 टुकड़े करके उसी को एक को धूमवर्ती के अंदर लगाया है। और उसको फिर इसमें जो ये हाथ में बॉक्स दिख रहा है, इसमें 2 छेद करके एक उसके अंदर डाला है और एक जो दूसरा हिस्सा है वो उसके अंदर डाल के और फिर वहां से उसको अपने मुंह में। तो मतलब ये जो धूम यहाँ से आएगा वो पानी के अंदर से फिल्टर होके आएगा।
तो ये हुक्के आपने जो घरों में देखे होंगे या कहीं देखे होंगे, तो ये वैसा ही कॉन्सेप्ट है, इसमें पानी से फिल्टर होके आता है। तो जो उसके ऐश पार्टिकल है, जैसे सिगरेट में आपने देखा होगा उसमें पीछे की तरफ एक बट लगा रहता है, तो वो वही होता है, जो ऐश है उनको वो होल्ड करके रखता है। आप उसकी सिगरेट कहीं आपने देखो या फिर कोई यूज करता है तो उसके एंड में आप उसको खोल के देखना, जो व्हाइट उसमें कॉटन पैड होता है वो कितना खराब हो चुका होता है, इट मींस वो सारा का सारा वहां पे उसको सोक कर लेता है। तो उसी तरीके से जो हुक्के का कॉन्सेप्ट है, पानी से फिल्टर होकर आ रहा धुआं, तो उस ये भी चीज यूज की जा सकती है, या आप घर पे भी बना सकते हैं, या फिर कोई अगर इसको बना के अगर सेल करता तो वहां से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये भी धूम यंत्र के टाइप हैं कि आप ये जो चिलम जैसा आपको जो नीचे ये दिख रहा है, आप इसमें आगे की तरफ लगा के उसको ले सकते हैं। और ये हुक्का जो दिख रहा है आपको, इसमें भी आप उसको रख सकते हैं, मगर जो भी आप इसमें गर्म चीज रखेंगे वो पूरा कंप्लीटली बंद होना चाहिए, वो गीला वगैरह नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसके से जो धुआं निकलेगा वो काफी टॉक्सिक होगा। तो इसका भी हम यूज कर सकते हैं। बाकी सबसे अच्छा तरीका है कि जो शास्त्रोक्त विधि से धूमबत्ती का निर्माण करके हम उसको धूम नेत्र के साथ उसमें लगा के उससे हम उसको ले सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है कि इसको धूमपान को करना कब है। तो यहाँ पे जो ये 8 टाइमिंग आपको दिख रही हैं, ये हेल्दी पर्सन के लिए है, और हेल्दी पर्सन के लिए हमने बताया था प्रायोगिक धूमपान। तो ये जितने भी टाइमिंग यहाँ पे दिए हैं, या तो ये काम करने के बाद वात बढ़ता है बॉडी में, या उसमें कफ बढ़ता है, क्योंकि हमने देखा था कि धूमपान इंडिकेटेड ही 2 जगह, या तो वात बढ़ता है जहां पे, या कफ बढ़ता है। पित्त की कंडीशन में उसको नहीं देना है। तो नहाने के बाद, खाना खाने के बाद, जीभ साफ करने के बाद, या किसी को छींक आ रही है या ज्यादा छींकें आती हैं तो छींक आने के बाद, दातुन करने के बाद, नस्से लेने के बाद, अंजन मतलब सूरमा लगाने के बाद, और सोकर उठने के बाद। तो ऐसा नहीं है कि 8 के 8 टाइम में आपको लेना है, नहीं, आपको इसमें से कोई भी अपनी पसंद से जो आपको इसमें ठीक लगते हैं, कोई भी आप इसमें टाइमिंग अपने इसमें यूज कर सकते हैं, कोई भी इसमें से आप 2 टाइमिंग ले सकते हैं। क्योंकि जो प्रायोगिक धूमपान का जो टाइम बताया कि आप उसको कितनी बार ले सकते हैं, तो 2 बार ले सकते हैं। ऑप्शन आपके पास 8 है कि 8 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कीजिए, मगर लेना 2 ही बार है वो। उसके बाद है ये धूम्रपान की मात्रा कितनी है, इसको कितनी डोज में लेना है। तो इसमें एक बार में 3 घूंट लेना है, 3 पफ लेने हैं, और ये हुआ 1 राउंड। ऐसे एक बार में 3 राउंड लेने हैं, मतलब 1 राउंड में 3 पफ, और ऐसे हमको 3 राउंड एक बार में लेने हैं। तो एक बार में अगर देखा जाए सुबह के समय मान लीजिए मुझे लेना है, तो ये हुए 9 पफ, और 9 पफ हुए फिर ऐसे शाम को। तो इसी तरीके से 2 बार करना है। और इसमें अगर मुंह से लेना है तो ठीक है, मुंह से तो एक ही द्वार है, तो मुंह से लिया, मुंह से निकाल दिया, ठीक है। मगर जो नासिका से लेना, जो नाक से लेना है, तो नाक से लेने के लिए क्या है कि एक नाक को बंद करके दूसरे नाक से उसको लेना, और मुंह से उसको बाहर निकाल देना है। फिर दूसरे नाक दूसरे छिद्र को बंद करके फिर उससे दूसरे वाले से आपको लेना है, और फिर मुंह से निकाल देना है। तो यहाँ पे आपको डबल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक के बता रखे हैं आपको, दिन में कितनी बार आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो प्रायोगिक है, हमने देखा था जो हेल्दी पर्सन के लिए है, जो यूज कर सकते हैं उसको 2 बार, आप उसको सुबह शाम यूज कर सकते हैं। टाइमिंग उन 8 टाइमिंग में से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद स्नेहिक है, उसको 1 बार प्रयोग करना है। जो विरेचनिक है उसको 3 से 4 बार प्रयोग करना है। एज लिमिट जो है इसमें कि किस एज लिमिट के लोग इस धूमपान को कर सकते हैं, तो जो बताया है उसमें है कि 12 साल से लेके 80 साल तक के लोग इसको कर सकते हैं। तो 12 साल से कम और 80 साल से ज्यादा के लिए ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अब उसके बाद बात है कि इसको लेंगे कैसे, इसका मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा। तो या तो हम इसको नाक से लेंगे या फिर हम इसको मुंह से लेंगे। इनमें से आप कोई भी तरीका ले सकते हो, चुन सकते हो, मगर जो निकालने का तरीका है वो एक रहेगा। निकालने का जो मार्ग है वो रहेगा मुंह, मतलब आप नाक से ले तो भी मुंह से निकालना है धुआं, और अगर आप मुंह से लेते हैं तो भी आपको मुंह से निकालना है।
अगर आप नाक या मुंह से लेके वापस उसको नाक से निकालते हैं तो इससे आपकी आईज में डैमेज हो सकता है, ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो वो शास्त्रों में इसको वर्ज्य बताया है कि ऐसा नहीं करना है, वापस आपको नाक से नहीं निकालना। हम देखते हैं बहुत बार जो लोग स्मोक करते हैं वो नाक से निकालते हैं, वो ऐसा करते हैं, ऐसा प्रैक्टिस करते हैं वो लोग। तो ऐसा चाहे वो कोई भी धूमपान कर रहे हो, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए, नाक से नहीं निकालना चाहिए। फिर उसके बाद बात आती है कि इसको कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जहां पे आप उसको दे सकते हो। तो इस चीज से आपको क्या समझ में आएगा, जो यहाँ पे इंडिकेशन है, अगर आप इनमें से किसी को ये ऐसी प्रॉब्लम है तो आप किसी आयुर्वेदा डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हो। आप धूमपान के लिए कंसल्ट कर सकते हो कि आपको धूमपान लेना है, वो उनके हॉस्पिटल सेटअप में, ओपीडी सेटअप में आप उसको ले सकते हो। तो इसके इंडिकेशन क्या है, अगर किसी के मुंह से अगर फाउल स्मेल आ रही है या नोज से फाउल स्मेल आ रही है, वो ले सकता है। अगर सिर में भारीपन है या सिर में दर्द हो रहा है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, आधे सिर में दर्द हो रहा है, आंखों में दर्द है, कान में दर्द है, या खांसी की प्रॉब्लम है, रनिंग नोज है, बार बार नाक बहता है, या साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज रहता है, पेन रहता है यहाँ पे, जनरल हेयर लॉस है। देखिए इनके और भी कारण हो सकते हैं। मान लीजिए हेयर लॉस का है तो अगर उसमें कोई जेनेटिक अगर उसका कोई रोल है तो उस हिसाब से देखा जाएगा उसमें कितना क्या उसको आराम पड़ेगा, मगर इसका इसमें प्रयोग बताया गया है, उसमें इसका बेनिफिट भी है। तो जनरल हेयर लॉस किसी को है, हेयर नहीं झड़ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं किसी के, तो उसको हम दे सकते हैं। एक्सेसिव स्नीजिंग, बहुत ज्यादा छींकें आ रही हैं, इसमें जो बहुत ज्यादा छींकें आ रही हैं, इसमें नस्से का भी बहुत अच्छा प्रयोग है, नस्से से भी बहुत लाभ मिलता है। उसके बाद दांतों में दर्द है, या किसी को बहुत ज्यादा नींद आती है, बहुत ज्यादा आलस्य रहता है, तो वो भी धूम्रपान ले सकता है। ऐसा पर्सन वेरेचिनिक धूम्रपान ले सकता है, तो जिससे वो काफी अलर्ट और एक्टिव रहेगा। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, अगर सांस लेने में कोई कठिनाई है, म्यूकस सिक्रेशन ज्यादा है, थोड़ा सफोकेटिंग फील होता है, तो उसमें वो ले सकता है। अब उसके बाद है कि ये लेना किसको नहीं है। अब अभी हमने देखा कि कौन कौन उसको ले सकता है, अब बात करते हैं कि किसको लेना नहीं है। तो विरेचन करने के बाद, जैसे वमन, विरेचन, ये पंचकर्मा प्रोसीजर्स हैं। तो विरेचन मतलब थेरेपेटिक अपरगेशन कराना, ठीक है, लूज थेरेपेटिक लूज मोशन कराना, उस तरीके से। तो विरेचन करने के बाद इसको नहीं लेना है। विरेचन अगर किसी ने करवाया है तो वो खुद डॉक्टर, अगर डॉक्टर के पास कराया तो वो खुद ही उनको धूमपान नहीं एडवाइस करेगा, क्योंकि वो उनका इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन जानता है। किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है पहले से ही, तो किसी को एपिस्टेक्सिस का प्रॉब्लम है, उसको ब्लीडिंग होती है, नाक से बहुत ज्यादा कॉमनली ब्लीडिंग होती है, या और कहीं से उसकी बॉडी से ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में उसको नहीं देना है। प्रेग्नेंट लेडी है, 12 साल से कम बच्चा है, या 80 साल से कोई ज्यादा एज का कोई बुजुर्ग है, तो उसको नहीं देना है। किसी को बहुत ज्यादा बेचैनी रहती है, या कोई बहुत ज्यादा गुस्से में है, या बहुत ज्यादा गुस्से में हमेशा रहता है, उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है, या फिर किसी ने दूध हाल फिलहाल में दूध लिया है, दही लिए, घी ली है, तो उसके जस्ट तुरंत बाद धूम्रपान नहीं करना है। किसी को हेड इंजरी है, या अभी रिसेंटली कोई अभी उसको कॉमन एक कोई भी बॉडी में जनरल कोई भी इंजरी हुई है, तो उस कंडीशन में धूम्रपान नहीं लेना है। गला सूख रहा है, मुंह सूख रहा है, किसी को चक्कर आ रहे हैं या चक्कर आ गए हैं, या फिर कोई बहुत ज्यादा काम करके आया, बहुत एग्जॉस्ट फील कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी धूम्रपान नहीं करना है। उसके बाद अगर आपने धूम्रपान जो किया है, वो कैसे पता चलेगा वो सही हुआ है या नहीं हुआ, कैसी फीलिंग होगी आपको। तो जो सम्यक धूम्रपान है, कि धूम्रपान करने के बाद ऐसी फीलिंग आएगी, तो आप कह सकते हो कि हाँ उसका धूम्रपान है वो ठीक तरीके से हुआ है। तो उसके छाती में जो है वो, या थ्रोट है, हेड है, उसमें काफी हल्कापन उसको महसूस होगा वो करने के बाद। और जो उसके कफ है, जो मतलब उसको अगर मान लीजिए कंजेशन फील हो रहा है, तो कंजेशन भी उसका दूर होगा। तो ये उसके सम्यक धूम्रपान के लक्षण है। उसके बाद देखिए कि अगर मान लीजिए कि आपने उसको ओवरडोज किया,
ओवरडोज एक तो क्या हो सकता है, एक तो पित्त की प्रकृति है, मान लीजिए वो खुद से लेना शुरू कर दिया उसने, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा मान लीजिए कि ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी है, उन दिनों में उसने ज्यादा उसका एक्सेस यूज किया। अगर पित्त प्रकृति और गर्मी के दिनों में यूज किया तो उसके लिए डबल नुकसान होगा। तो अगर एक्सेस इस डोज का होता है, इसकी डोज का एक्सेस होता है, तो उसकी वजह से क्या तकलीफ हो सकती है, क्योंकि हर चीज के फायदे और नुकसान हैं। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से करोगे तो ही उसका फायदा है, अगर आप उसको कम करोगे तो भी फायदा नहीं है, और उसको एक्सेस में करोगे तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसके दो ही तरीके हैं, या तो हम गलतियां करें, हम पहले कम भी लें ज्यादा भी लें, तब हम समझे कि हमको ठीक कितना है, मात्रा इसकी ठीक कितनी है। यह एक सबसे अच्छा और सेफ तरीका है कि किसी हम वैद्य के परामर्श से उनसे हम ले, तो वो खुद डिसाइड करेंगे कि आपको क्या देना है और कितना देना है। तो इसमें कॉम्प्लिकेशन देखिए कि उसको ब्लीडिंग हो सकती है, उसको ब्लाइंडनेस हो सकता है, उसको बाधिरीय डेफनेस हो सकता है, गला सूखना, तालू का सूखना, डिसओरिएंटेड वो फील कर सकता है। अगर मान लीजिए ओवरडोज हो गया, डिसओरिएंटेड मतलब उसको होश में तो है मगर वो टाइम प्लेस पर्सन के लिए उसको पता नहीं है टाइम क्या हुआ है, कौन है, दिन है रात है, तो उसके लिए वो थोड़ा डिसओरिएंटेड फील कर सकता है। फीवर हो सकता है, या वो फेंट हो सकता है, चक्कर आके वो गिर भी सकता है। तो ये इसके कॉम्प्लिकेशन है। अगर ओवरडोज होता है तो इसकी वजह से ये उसमें देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि अभी कोविड-19 चल रहा है, अभी हाल फिलहाल में केसेस भी इसके बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं कि क्या धूम्रपान जो है उसके सिम्टम में हेल्प कर सकता है। तो नो डाउट बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ये ऊर्ध्व जत्रुगत, तो यहाँ तक का तो पूरा इसमें बताया गया है कि ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों में क्लेविकल रीजन से शोल्डर से ऊपर तो एक बेनिफिशियल है, वो बताया गया है। तो उसमें जो कफ का सिक्रीशंस होता है, या गले में इरिटेशन आपको लगता है, या थोड़ा सा कंजेशन लगता है, सफोकेशन लगता है, तो उन सिम्टम्स में ये काफी अच्छा रिलीफ दे सकता है। तो मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था अभी ये टॉपिक में, जब ये पीपीटी तैयार कर रहा था तो मैंने ऐसे ही देखा, तो किसी IIT खड़गपुर से किसी स्टूडेंट ने कॉन्सेप्ट उसमें दिया, किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी प्रेजेंट किया है कि कोविड-19 में इंस्टेंटली जो सफोकेशन वगैरह होता है, स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम होती है, तो उसमें तुरंत आप इसको ले सकते हैं। ये मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं रहेगा, मगर ये एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट हो सकता है। उसके बाद आप जो मेन कोर्स है आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, मगर ये सपोर्टिव रहेगा आपके लिए। क्या धूम्रपान जो है, आयुर्वेदिक धूम्रपान है, वो सिगरेट स्मोकिंग जो डिपेंडेंस है उसको कम कर सकता है क्या? तो देखिए, चाहे सिगरेट स्मोकिंग डिपेंडेंस हो, चाहे हमारे जीवन की कोई भी बुरी आदत हो, जब तक हमारी विल पावर है तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। चाहे वो चीज बिल्कुल ही गोल्ड स्टैंडर्ड हो, चाहे वो बिल्कुल रामबाण हो, कुछ भी नहीं कर सकती वो चीज, जब तक कि आप उसके लिए अंदर से प्रिपेयर नहीं है कि वो चीज मुझे करनी है। तो सबसे पहली बात तो इसके लिए विल पावर है, कि अपनी विल पावर होनी चाहिए कि मुझे ये चीज करनी है, मुझे इसको क्विट करना है। तो क्विट करने, असल में क्या प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग क्विट करना चाहते हैं, मगर एक्चुअली क्या होता है, स्टार्टिंग में वो मजे के लिए करते हैं स्मोकिंग, पर धीरे धीरे क्या होता है, वो उनकी बॉडी में जब निकोटिन का लेवल डिप होता है तो तुरंत उनको एक तलब लगती है कि मुझे स्मोक करना है, तो फिर वो लेते हैं। इस कंडीशन में एक ऐसी चेन बन जाती है, ऐसा होता है कि उसको फिर उसका जो लेवल है, जो निकोटिन का लेवल जितने टाइम ब्लड में मेंटेन रहेगा तब तक वो फिट महसूस करेगा, अच्छा महसूस करेगा। उसके बाद जैसे ही वो कम होगा तुरंत उसको तलब लगेगी। तो आप देखते जाओगे कि कोई इंसान पहले 1 लेता था सिगरेट, 2 लेता था, धीरे धीरे वो एक चेन स्मोकर बन जाता है आने वाले टाइम में, 2-3 साल में। वो ऐसा क्यों होता है? तो निकोटिन का जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होना शुरू हो जाता है। तो निकोटिन जो है आपकी बॉडी में जो है उसका जो मेटाबोलाइट है वो कोटिनिन है, मतलब वो हमारे बॉडी में बहुत कम टाइम के लिए फिर ठहरता है और धीरे धीरे फिर जल्दी एक्सक्रीट होता है, तो हमको फिर और ज्यादा तलब लगती है। तो ये एक चेन बन जाती है जिसमें इंसान शुरू करता है मजे से और फिर बाद में वो बहुत एडिक्टेड हो जाता है, मजबूर हो जाता है। तो जो छोड़ना चाहता है, अवेयर हो गया है, मजबूर है, तो वो इस चीज को कर सकता है। तो इसमें आयुर्वेद में एक पादांशिक क्रम बताया गया है। पादांशिक क्रम मतलब एक टेपरिंग मेथड। आप मॉडर्न में देख रहे हो स्टीरॉइड भी जब यूज करते हैं थोड़ा लंबे टाइम तक, तो उनको एकदम नहीं छोड़ते, तो उनको भी ऐसे धीरे धीरे करके टेपरिंग करते हैं। तो आयुर्वेद में पहले से एक पादांशिक क्रम का वर्णन किया गया है। पादांशिक क्रम मतलब एक टेपरिंग तरीका। तो इसमें हमारे जीवन की कोई भी बुरी आदत है, या फिर मान लीजिए स्मोकिंग को ही हम लेते हैं, मान लीजिए कोई 4 सिगरेट
कंज्यूम करता है। तो मान लीजिए कोई हर्बल सिगरेट यूज करता है, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब कैरी किया जा सकता है आसानी से, धूमवर्ती को थोड़ा सा निर्माण करना, वो सब चीजें करना, उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो आज के समय सब थोड़ा सा व्यस्त जीवन है, इसीलिए मैंने एक निर्दोष का भी ऑप्शन दिया, और बाकी चीजें भी आप एक बार सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं अच्छे से। तो उसमें जैसे उस चीज को वो कैरी करना आसान है, उसके जैसे सिमिलैरिटी है, तो उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ उसके जैसी है, एग्जैक्ट नहीं है, उतनी वैसी फीलिंग नहीं देगा। तो उसमें क्या होगा कि हमको एकदम नहीं छोड़ना है। हमको मान लीजिए कोई 4 सिगरेट कंज्यूम करता है स्मोकिंग की, हर जो निकोटीन सिगरेट है 4 कंज्यूम कर रहा है, तो मान लीजिए पहले 1 हफ्ता उसको 1 सिगरेट हमने उसमें से कम कर दी, तो 3 उसकी निकोटीन की सिगरेट, 1 उसमें हर्बल सिगरेट को ऐड कर दिया। उसके बाद अगले 2 हफ्ते के लिए उसमें हमने 1 हर्बल सिगरेट को बढ़ा दिया और निकोटीन सिगरेट को घटा दिया। तो यहाँ पे अगले 2 हफ्ते के लिए 2 हर्बल सिगरेट, 2 निकोटीन सिगरेट। उसके बाद अगले 3 हफ्ते के लिए 3 हर्बल सिगरेट हो जाएंगी, मतलब हर्बल सिगरेट को 1 को बढ़ाना है, दूसरे को निकोटीन को वहां से निकालना है। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, असल में कोई भी जब कंट्रोल करता है ना, तो शुरू में आसानी से कंट्रोल कर पाता है, 1-2 दिन आसानी से, मगर उसके बाद क्या होता है, एकदम उसका पीक आता है, फिर उसके बाद उसको बहुत ज्यादा तलब लगती है, वो नहीं रह पाता, बेचैन होता है, तब वो स्मोक कर लेता है। तो इस वजह से उसकी आदत कभी छूट ही नहीं पाती। तो हमको एकदम छोड़ना ही नहीं है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम उसमें नीचे आ सकते हैं। तो इसमें हमको भी और नहीं लगेगा, और उसको करीब 8 मतलब 2 महीने तक भी उसको निकोटीन मिलता रहेगा, मगर उसकी डोज हल्की 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 उसमें कम होती जाएगी। तो आखिरी में आप जो ये हर्बल सिगरेट आप इसको भी छोड़ना चाहते हैं, तो इसका कोई आपको एडिक्शन नहीं होगा। मैंने जो मेरा रिसर्च किया उसमें किसी ने ऐसा कंप्लेंट नहीं किया है कि मुझे इसकी लत लगी है, और उसमें ऐसा किसी का कुछ होने। बाकी इसमें जो ड्रग्स थे वो काफी बहुत अच्छे स्टिमुलेंट है, उनके बहुत सारे, वो असल में एक पूरा अलग विषय है डिस्कस करने के लिए। पर बाकी ये है कि पादंशिक क्रम मतलब टेपरिंग मेथड और हर्बल सिगरेट का यूज करके आप धीरे 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 स्मोकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, मगर साथ में विल पावर, जो सबसे पहली चीज है वो विल पावर का होना बहुत जरूरी है, वो चीज होनी चाहिए। तो इसमें मैंने जो काम किया था, इसमें मैंने 30 पेशेंट पे काम किया था। तो उसमें करीब 3 पेशेंट जो थे उन्होंने क्विट कर दिया था, मगर जो बाकी पेशेंट थे उन्होंने अपना नंबर ऑफ सिगरेट पर डे कम किया था, मगर उन्होंने छोड़ा नहीं था। मतलब बात ये है, अगर हम कोशिश करें, अगर मान लीजिए हम 1 की भी छुड़वा पाते हैं, अगर बुरी आदत 1 की भी छुड़वा पाए, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, क्योंकि हम आज के टाइम पे कैंसर के केसेस इतने बढ़ रहे हैं, और स्मोकिंग का और कैंसर का तो सीधा सीधा संबंध है। लंग कैंसर के साथ तो डायरेक्टली रिलेटेड है कि स्मोकिंग की वजह से कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा है। बाकी भी बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं, उसमें भी एक बहुत एग्रेवेटिंग फैक्टर है स्मोकिंग, अल्कोहल। मान लीजिए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, स्ट्रोक हो गया, तो बाकी चीजों के लिए भी, या कार्डियोवैस्कुलर कोई प्रॉब्लम हो गया, हार्ट अटैक जैसी चीजें हैं, तो उसमें भी ये है ना एग्रेवेटिंग फैक्टर है। ये उसमें कोई अच्छा रोल नहीं प्ले करते, वो एक नेगेटिव रोल प्ले करते हैं उसके लिए। तो ये सब चीजें हैं कि तो धूमपान से हम उसको छोड़ सकते हैं। तो अभी हम कंक्लूजन हमारा क्या है इस पूरे डिस्कशन का, तो ये है कि आपको धूम्रपान तो जो करते हैं लोग उनको छोड़ देना चाहिए, या उनको समझाना चाहिए। हालांकि बहुत मुश्किल है, मुझे 30 पेशेंट जोड़ने के लिए बहुत टाइम लग गया था। मैं छोटा सा अनुभव साझा करूंगा कि लोग मतलब उनकी बात ही ऐसी, आपको बड़ा अजीब लगेगा सुन के कि उनको आप सब ऑफर कर रहे हो, सब चीजें ऑफर कर रहे हो, अगर वो दूर से भी आ रहा है तो आप उसको किराया भी दे रहे हो, उसके बावजूद भी उनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको छोड़ना ही नहीं है। उनका कहना है कंपनी बंद हो जाएगी, हमको क्या करना है, हमको छोड़ना ही नहीं है, पता नहीं जिंदगी, वैसे भी तो मर रहे हैं लोग। तो लोगों मतलब उसको समझना ही नहीं चाह रहे हैं कि वो मतलब आप तो खुद जहर ले रहे हो ना। अगर नियति ने जो फिक्स किया है, जो आपकी मौत का समय है, ठीक है, उसको कोई नहीं टाल सकता, मगर आप खुद से क्यों जहर ले रहे हैं, तो लोग उसको समझने के लिए तैयार नहीं है। तो लोगों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल काम है। तो धूम्रपान छोड़ना चाहिए, जो है कर रहे हैं उनको छोड़ना चाहिए, जो और कर रहे हैं उनको कन्विंस करना चाहिए। आप धूमपान को अडॉप्ट कर सकते हैं, आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। आप पहले से निकोटीन स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते हैं, इसका कोई मैटर नहीं करता। आप धूमपान नित्य प्रयोग कर सकते हैं, तो नित्य प्रयोग के लिए है प्रायोगिक धूमपान। तो धूमपान है वो हमने देखा कि एक हेल्दी पर्सन भी कर सकता है और एक बीमार आदमी भी कर सकता है। हेल्दी के लिए प्रायोगिक धूमपान है। कौन से डिसीज के लिए हमने देखा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ऊर्ध्व जत्रुगत, जो क्लेविकल रीजन से जो हमारे ऊपर जो बॉडी पार्ट है, जो हमारे अंग है, तो उसमें ये अच्छा काम करता है।
उसके बाद देखिए प्रायोगिक धूम्रपान ही ऐसा है जिसको आप घर पे कर सकते हैं, मगर मैं उसमें भी फिर भी यही सलाह दूंगा कि गलत करने से बेटर है कि एक बार आपके आसपास जो भी कोई भी आयुर्वेदा डॉक्टर हो उससे आप जाके जरूर सीखें या उसकी प्रेजेंस में करें, उसके बाद आप अपने घर में कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप धूमपान करते हैं, आपको फेंटिंग जैसा लगता है, आपको चक्कर आ रहे हैं या आपको गर्मी महसूस हो रही है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी में हीट को प्रोड्यूस करता है, ये उष्ण जो फैक्टर है उसको बढ़ाता है, तो आप एक टॉवल को गीला करके, कॉटन पैड या एक टॉवल को गीला करके आप उसको अपने सिर पे रख सकते हैं। इस चीज को आप प्रैक्टिस में ला सकते हैं। थोड़ा सा प्रश्नोत्तरी धूम्रपान रखे डॉक्टर साहब, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर भी ले लोगों के। जी जी मैम, बस मैं एंड पे हूँ, हो गया है मैम। तो धूम्रपान जो है वो कोविड-19 को में सपोर्टिव रोल उसमें प्ले कर सकता है, उसमें सिम्टम्स में काफी रिलीफ दे सकता है, तो वहां हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप थेरेपेटिक पर्पस के लिए जाते हैं, आपको कोई व्याधि है, तो आप घर पे खुद से ना करें, आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, मगर इससे आपको उसको समाधान मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। धन्यवाद आप सभी लोगों का इतना ध्यान से और इतना कोऑपरेट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे आज आपने हमारा मार्गदर्शन किया डॉक्टर साहब। एक जिज्ञासा मेरे मन में कब से आ रही है, आपने बताया भी धूमपान जो है हमारे कंधों से जो ऊपर के हिस्से है उसके लिए तो फायदेमंद बताया आपने, तो फेफड़ों के लिए क्या ये फेफड़ों में धुआं तो जाएगा धूमपान करेंगे, तो क्या फेफड़ों के लिए नुकसानदायक नहीं है क्या? नहीं, ये धुआं जो है इसमें घृत का प्रयोग होता है साथ में, तो घृत काफी उसके जो टॉक्सिक जो इफेक्ट भी होता है थोड़ा बहुत, वो उसको कम कर देता है। और जो इसमें इसका जो मेन आउटपुट रहता है, जो इसमें निचोड़ रहता है, जो इसके कंटेंट रहते हैं, जो केमिकल्स, अगर मान लीजिए निकोटिन, हम मतलब निकोटिन सिगरेट कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें जो केमिकल है वो बड़े हार्मफुल है, वो कार्सिनोजेनिक है, मगर उल्टा इसमें जो जितने भी कंटेंट है वो सारे के सारे आपके लिए सूदिंग है, आपके लिए बेनिफिशियल है। तो एक तो बात हुई कंटेंट की, तो जो भी इसके कंटेंट है, जो इसका निचोड़ है, वो आपके ऊपर कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं डालता। एक स्मोक है, स्मोक का उसका हल्का प्रभाव हो सकता है, मगर उसका टॉक्सिक इफेक्ट को कम करने के लिए इसमें साथ में घृत का प्रयोग किया गया है। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी आपको। जी जी जी। आपने रिसर्च किया, उसमें आपने धूम्रपान कितने लोग साथ में थे और किसका छूट गया, मतलब इसका प्रायोगिक रिजल्ट क्या है आपका? इसका मैम मैंने वही बताया कि जो 30 लोगों पे मैंने काम किया और 30 लोगों में से 3 लोगों ने टोटली क्विट किया, और उन्होंने बाद में मेरे वाले भी नहीं मांगे, हालांकि मैंने उस टाइम पे काफी बनाए थे कि अगर हो सके, क्योंकि एक्चुअली आप कोई भी आप रिसर्च करते हैं तो उसके लिए पहले कमेटी बैठती है, वो उसको अप्रूव करती है कि पेशेंट को आदत लग गई तो क्या करोगे, पेशेंट को नुकसान तो नहीं होगा, तो सब रिव्यू करने के बाद ही कोई टॉपिक आपका फाइनल होता है। तो उसमें उनको ऐसा किसी की कंप्लेंट नहीं थी, और 3 लोगों ने क्विट किया, और बाकी जो लोग थे, एक्चुअली इसकी स्कोरिंग होती है, एक पूरा स्कोर होता है, उसमें क्वेश्चन रहते हैं, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप कितने लेते हो, आप उसमें आप सुबह फ्रेश होने के लिए जाते हो तो उसके बिना हो सकते हो या नहीं हो सकते हो, आप एक सिगरेट पीने के का कितना देर इंतजार कर सकते हो, मॉर्निंग सिगरेट आप उठते ही कितनी देर बाद कंज्यूम करते हो। तो एक्चुअली उसकी डिपेंडेंस को ऑब्जर्व करने के लिए एक स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड एक क्वेश्चनेयर है, तो फेगस्ट्रोम स्कोर है वो, तो उसका प्रयोग मैंने उसमें किया था। तो बाकी लोगों का डिपेंडेंस कम हुआ, मगर उनका क्विट नहीं किया उन्होंने, 3 लोगों ने क्विट किया है उसमें। ओके, चलो ग्रेट, थैंक यू। न्यू सब्जेक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग। ये रेडीमेड भी मिलता है क्या आयुर्वेद का आपका बनाया हुआ? तो वो भी है शायद, है ना? क्या सर? सूरत की कंपनी अलका जी, कंट्रोल और ये जो उनकी जो विल पावर है, आत्मशक्ति है, तो उसका भी काफी बहुत बड़ा रोल है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी बात के लिए मैंने वो पूरा एक बताया था कि मुझे 30 पेशेंट कोई बहुत ज्यादा नहीं होते, मगर उसको जुटाने के लिए मुझे कई महीने लगे, जो कि 30 पेशेंट आप 5-7 दिन, क्योंकि स्मोकर इतने ज्यादा हैं, आप कहीं भी देखोगे तो आराम से मिल जाएंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। पहले तो बात है ना खुद की विल पावर के, मैं उस चीज को मुझे पता है वो बुरी है पर मुझे नहीं छोड़ना है, और लोगों के ऐसे ऐसी टिप्पणी के कंपनी बंद हो जाएगी, फिर कंपनियां क्या करेंगे, तो जैसे तो उनको कंपनियों की ज्यादा चिंता, अपने शरीर से कोई मतलब नहीं है, एक्चुअली उनको छोड़ना नहीं है। तो मोस्टली लोगों की यही आदत है, आप उनको कुछ भी अच्छी चीज समझाओ, एक्चुअली वो आपको टालना शुरू कर देंगे, आपसे बात भी नहीं करेंगे। तो उनको अच्छा लगेगा जो उनके जैसी जैसी बातें करेगा, उसकी कंपनी देगा, तो उनको वो लोग अच्छे लगेंगे।
तो विल पावर का बहुत बड़ा रोल है, चाहे ये है चाहे हमारी जिंदगी की कोई भी बुरी आदत है, उसमें हमारी विल पावर तो चाहिए। जय जिनेन्द्र सर। नमस्कार। नमस्कार योगेश भैया जी और एमपीए क्लास के सभी को। पहले तो हम चौंक गए थे धूम्रपान, सर जी ने बताया धूम्रपान, तो हम चौंक गए थे कि लाभकारी है। तो जब भी आपने पूरा विस्तार से बताया बहुत अच्छा लगा। मेरा एक क्वेश्चन था, सुरमा लगाना ये बोला है आपने, और दूसरा वचा यानी क्या? और हम क्या नीम तो आसानी से मिल जाता है, नीम का ही धूम्रपान कर सकते हैं क्या? बस यही सवाल थे, और बाकी बहुत अच्छी जानकारी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए उसमें है ना, जैसे सोविरांजन है, स्रोतांजन है, पुष्पांजन है, नीलांजन है, ऐसे 5 तरह के इसमें अंजन बताए हैं आयुर्वेद में। तो जो नित्य प्रयोग के लिए बताया है उसमें सिर्फ एक अकेला सोविरांजन बताया है, जिसको आप नित्य प्रयोग में ला सकते हो। तो ऐसे अभी जो काफी कंपनियां हैं जो अपने अंजन बना के दे रही है, शायद पतंजलि का भी आता है, तो उसमें उस अंजन को आप कर सकते हो। अंजन से क्या होगा, जो आपके नेत्र विकार हैं, आपके जो रिफ्रैक्टिव एरर के चांसेस कम रहेंगे, आपकी जो नेत्र ज्योति है वो बहुत अच्छी रहेगी, या आंखों में गंदगी जमा होती है वो साफ होती रहेगी। तो उसको क्लीन करने के लिए सूरमे का जो है वो प्रयोग है। दूसरी बात, जो नीम और वचा का प्रयोग है, अगर आपको मान लीजिए वचा भी नहीं मिलता है तो आप नीम से भी अपने घर का धूपन कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि योगेश सर, जी जी, इधर महाराष्ट्र में वचा ने एकखंड होता है, वेखंड बोलते हैं जिसको, वो होता है, वो कहीं भी मिल जाता है आपको किराना दुकान में। हाँ, उनको वचा मतलब संस्कृत नाम है ना। ओके नहीं ओके समझ में आ रहा था। ठीक है मैम। ठीक है सर, मुझे पूछना था। हाँ, मुझे ना गले में वोकल कॉर्ड है ना, वोकल कॉर्ड के ऊपर मस्से हो गए हैं, तो मेरी आवाज बैठ जाती है। तो मुझे इसे धूम्रपान से मुझे कुछ फर्क पड़ेगा ऐसे? बिल्कुल इसमें ट्राई कर सकते हैं। देखिए इसमें क्योंकि इसमें अलग अलग से डिसीज पूरे नहीं बताए हैं, क्योंकि आज के मॉडर्न के विकार है, मगर उसमें जो हमारा ये वाला पोर्शन है ये हमारा ऊर्ध्व जत्रुगत है, तो इसके लिए हम बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। जिन लोगों को नेजल पॉलिप रहता है, नेजल पॉलिप में भी ऐसे ही रहता है, उसमें मस्से रहते हैं, स्नोरिंग का प्रॉब्लम रहता है, उनको सांस लेने में डिफिकल्टी रहता है, तो उन लोगों में भी इसका रिलीफ मिलता है। ये चीज ये प्रूव है, ये पेशेंट को रिलीफ मिला है। मगर ऐसा पेशेंट जिसको गले में है उसको दिया, उसको रिलीफ मिला, ऐसा मैंने देखा नहीं है। मगर निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। तो उसके लिए आप बहुत अच्छे किसी एक आयुर्वेदा डॉक्टर के से आप कंसल्ट कीजिए, आपके जो भी नियर बाय हैं, तो उनसे आप इस चीज के लिए परामर्श ले सकते हैं। रिलीफ मिलने के चांसेस इसमें ज्यादा हैं। सर मैंने ENT डॉक्टर है, डॉक्टर कापरे नागपुर में, उन्होंने मुझे जैसे नीलगिरी तेल वगैरह जैसे आते हैं ना कैप्सूल्स, वो डाल के पानी में उससे भाप लेने को मुझे कहा है। तो नाक से लेना चाहिए कि मुंह से लेना चाहिए, ऐसा कुछ मैं पूछ नहीं पाई उनसे। देखिए जो गले के विकार है ना, उसके लिए सबसे ज्यादा सही मार्ग है वो आपके मुंह से लीजिए। अगर आपके अपर यहाँ से भी ऊपर वाले हिस्से की अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए बेटर है कि आप नोज से, मतलब आप नाक से लें, मगर निकालना है आपकी कंडीशन में मुंह से बेटर है, मगर निकालना फिर उसको मुंह से ही है। अच्छा, मेरे जैसे गले में है तो मैं मुंह से लेके मुंह से ही निकालू ना, जैसे आपने पहले बताया सर। जी थैंक यू, बहुत अच्छी जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नागपुर में रहते हैं तो आप डॉक्टर जोगड़ मैडम से भी एक बार बात कर लेंगे। मैडम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ही है, तो आप एक बार कंसल्ट कर लेंगे। मैडम अपने साथ भी है यहाँ पे, तो जी मैम का बहुत अच्छा इसमें काम है। और मैम सच बताऊं, वो आयुर्वेद को इतना, आयुर्वेद में तो चलो सब है, मगर बहुत दिलो जान से वो आयुर्वेद को फॉलो करते हैं। वो इवन मॉडर्न की ना कोई मेडिसिन को प्रेफर करते हैं ना किसी और चीज को, मतलब उनका प्योर पूरा विश्वास जो है वो पूरा आयुर्वेद में है, और उसी को प्रैक्टिस करते हैं, और अपने घर में भी उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, और उनकी काफी अच्छी प्रैक्टिस भी है। तो आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं इसके बारे में, अगर आप नागपुर में है तो। जी नागपुर में। शर्मा जी आप सत्याग्रह में आयुर्वेद कॉलेज है ना, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, मैडम नंबर डाल दीजिए। ओपीडी में आ दीजिए। हाँ, अच्छा, चैट बॉक्स में डाल दीजिए। जी थैंक यू मैडम। हाँ नहीं, बहुत ही बढ़िया बताया, और सभी एस्पेक्ट को इन्होंने, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को बहुत अच्छे से पूरा प्रेजेंट किया। मतलब लगभग इन्होंने अपना 3 साल का काम 1 घंटे में आप सभी के सामने प्रस्तुत किया है।
तो मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ डॉक्टर योगेश जी का, कि जिन्होंने अपना जो भी इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन है हम सबको दी। और हम लोग भी बचपन से जानते धन्यवाद। हैं कि अपने पेरेंट्स अजवाइन का, हल्दी का धुआं हमको देते थे जब सर्दी खांसी होती थी, तो उसके जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स है वही जाके अंदर काम करते हैं। जैसे स्प्रे होता है, नेजल स्प्रे होता है, वो भी तो लंग्स में जाता ही है और नाक के थ्रू अंदर जाता ही है, तो वो हानिकारक नहीं होता है। उसी तरीके से ये घी, ये तेल में जलाया हुआ ये आयुर्वेद की दवाइयां है, वो डायरेक्ट स्मोक वो फिल्टर होके लंग्स में जाती है और ब्रेन में जाती है और काम करती है। जी। तो इसके लिए इनसे डरना नहीं है, सिर्फ इसकी मात्राओं का ध्यान रखते हुए डॉक्टर से परामर्श से ही हमको काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन जो धन्यवाद। भी हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए बिल्कुल सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्य में हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर मेरे मेरे भीतर भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य अनंत का, चैतन्य अनंत आनंद का, अनंत आनंद अनंत का, आनंद अनंत शक्ति का अनंत अनंत शक्ति का शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। लहरा इसका रहा है। साक्षात्कार करना ही इसका साक्षात्कार करना है मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। गुरुदेव के आभारी है। ओम अरहम। सभी का बहुत बहुत दिवस में हम धन्यवाद, सब बहुत आपके बहुत आभार। आभारी हैं, सबके आभारी है, सबके आज का जितने भी सेशन हम आज का सेशन यही एंड कर रहे हैं। ओम अरहम, ओम अरहम।